हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी में। और आज हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। अभी तक हमने आल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को डील किया है। आज हम इसी बॉटनी की सीरीज में हम आज जिम्नोस्पर्म को डील करने वाले हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं और किस तरीके से उनका पूरा स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, देखिए, स्ट्रक्चरल फाइलोजेनेटिक एंड इकोलॉजिकल मास्टर क्लास ऑन द जिम्नोस्पर्म इवोल्यूशन। देखिए, हमें पता है कि जो हमने एक चीज़ देखी थी कि टेरिडोफाइट में क्या इवोल्व हुआ था, स्टेलर सिस्टम हुआ था, जहाँ पर उन्होंने वस्कुलर बंडल्स वगैरह का एक डेवलपमेंट किया था। अगर हम एक इवोल्यूशनरी रिवर की बात करें देखें तो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो देखिए 360 मिलियन ईयर्स अगो इन डेवोनियन बेसलाइन। डेवोनियन बेसलाइन थी, ठीक है, जो हमारे इवोल्यूशनरी सभी है, मेजोइक, डेवोनियन, जो सभी हम सबको पता है। तो लेट डेवोनियन पीरियड की यहाँ पे बात कर रही है। ठीक है, तो देखिए एक प्रो जिम्नोस्पर्म मतलब कि जिम्नोस्पर्म के तुरंत पहले की अगर कोई स्पीसीज की हम बात करें, प्लांट स्पीसीज की, तो उसमें क्या था, द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटेंसिव सेकेंडरी वुड यूड येट रिप्रोड्यूसिंग वाया स्पोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे सेकेंडरी वुड का डेवलपमेंट हो रहा था। हमें पता है कि जो स्टेम होता है ट्री का, ठीक है, वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वुड जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी डेवलपमेंट। तो वो जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ, जो जिम्नोस्पर्म से हमें देखने को मिला। सीड फन टेरिडोपेरमेल्स, द ट्रांजिशन पॉइंट फन लाइक foliage combined with the seeds eliminated the rainforest and on aquatic fertilization। तो ये चीज़ एक इवोल्यूशन है। और मेजोइक जो एरा है, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे डोमिनेंस किया। मेजोइक एरा से अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म की जो स्पीसीज थे वो बढ़ती गई, इवोल्यूशन होता गया, और वहाँ डोमिनेटली जिम्नोस्पर्म ही हमें दिखाई दे रहे थे। ठीक है, Gymnosperm radiate to form a vast global forest, establishing the structural blue point for the modern terrestrial ecosystem। जो अभी मॉडर्न टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, उस एंजियोस्पर्म के लिए उन्होंने एक बेस बनाया था ग्लोबली, और कई जगह आज भी वो अवेलेबल है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देखिए वहाँ पे हम बात करें तो उसका अगर हम एंथोफाइट हाइपोथेसिस की बात करें तो देखिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जिनोफाइट्स है। द मॉर्फोलॉजिकल इल्यूशन क्या है, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट flower like strawberry and the versal element genotype assume the फर्स्ट सिस्टर ग्रुप टू द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो जिनोफाइट्स है, ठीक है, वो जिनोफाइट्स के अगर आप उसकी बात करें, अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन के, जहाँ पे हमें फ्लावर लाइक स्ट्रॉबेरी और वेसल देखने को मिलते थे, तो वो हमें कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म की याद दिलाते हैं। हमें पता चलता है कि जो एवोल्यूशनरी चीज़ है वो सबसे नियरेस्ट उसका सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर लिनिएज है वहाँ पे तो वही हमें आप हमें देखने को मिलता है। इन्हें पे हाइपोथेसिस की बात करें, जो अलग अलग हाइपोथेसिस यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या की, सिस्टर प्रोसेस की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए से सीक्वेंसिंग से हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही है जिम्नोस्पर्म में, और जेनिफर हाइपोथेसिस से। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें तो दो तरीके से चलती है। एक तो एंथोपाइट, जो एंथोफाइट मॉडल है वो मॉर्फोलॉजिकल है, वर्सेस है मोलिकुलर। मोलिकुलर मतलब कि आप डीएनए को कंपेयर करके देख सकते हैं कि उन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, जो मोलिकुलर स्टडीज हम करते हैं, जहाँ पे आज टेक्निक से हमें पता चलता है कि दोनों की सीक्वेंसिंग में कितना मैच है, कितना अनमैच है, कितना सिमिलर चीज़ें चल रही, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन से जो है वो अ, एक दूसरे के सिस्टर लिनिएज है, वहाँ पे वो कितने एक दूसरे से क्लोज थे, कितने वो नियर थे। ठीक है, या फिर वो कितने एक दूसरे के दूर थे। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो वहाँ पे देखिए फ्लावर तो नहीं था, जो जिसमें हमें पर्टिकुलर फ्लावर देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पे हमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो देखने को मिलते हैं हमें। वैसे वहाँ पे नहीं था, बट उसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी थी वो फ्लावर जैसा हमें दिखता था, और जाइलम वेसल्स हमें देखने को मिलती थी। हमें पता है कि जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट से हमें वस्कुलर बंडल यानी कि जो स्टेलर सिस्टम थी वो डेवलप हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पे इवोल्व होकर जाइलम वेसल्स वगैरह थोड़ा और एडवांस डेवलपमेंट हुआ जिम्नोस्पर्म में, जो कि हमें देखने को मिलता है, जो कि हम आगे भी और डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर ब्रॉड स्केल फाइलोजिनोमिक्स एंड न्यूक्लियर डीएनए सीक्वेंसिंग, वो दोनों भी एक दूसरे के मैच थे। फिर सिस्टर टू एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स से जो अगर जिनोफाइट्स की बात करें तो वो सिस्टर मतलब उसके करीब भी लगते थे, उससे मॉर्फोलॉजिकली वो बहुत सारे हमें ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमें सिमिलर लग रहे थे। ठीक है, फिर डीपली नेस्टेड विद द जिम्नोस्पर्म्स जेनिफर, ठीक है, वही चीज़ है।
फिर अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ एंजियोस्पर्म लाइक ट्रेट, तो शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री, तो दोनों के कॉमन एंसेस्ट्री थी जो हमने यहाँ पे देखी। जो हम जो जीनेटिक्स है, फाइलोजेनेटिक्स वगैरह की हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ट्री चल रही है, यहाँ से है, तो इन दोनों की ये जो है वो हो गई, यहाँ पे ये कॉमन एंसेस्टर हो गया दोनों का, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। फिर इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी डेरिवेशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ड्रिवन बाय द पैरेलल इकोलॉजिकल प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब कि दोनों कई एक जगह से वो निकले, और यहाँ पर डाइवर्जेंट मतलब दोनों कई जगह पे मिले हुए। तो वही यहाँ पे इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, जो आगे भी लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे, तब हम वहाँ पे डेप्थ में बात करेंगे इकोलॉजी में, इवोल्यूशन वाले टॉपिक और इकोलॉजी वाले टॉपिक में, ठीक है। देखिए आर्किटेक्चरल डिवीजन ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम कहाँ है कि जहाँ पे हमें जाइलम और फ्लोएम हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए फिनोजाइकोजोलिक वुड की अगर हम बात करें, जो कोनिफेर्स और गिंगो में, देखिए गिंगो चाइना में देखने को मिलता है, वो अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। और अवेलेबल वाला वो सबसे पुराना जिम्नोस्पर्म हम बोल सकते हैं, जो जिम्नोस्पर्म का एक स्पीसीज है, ठीक है। तो वो वहाँ पे चाइना में अवेलेबल है, उसका उसके बारे में भी हम देखें कि यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हमारे पास होगी, तो उसका भी बहुत जगह मेडिसिनल और वगैरह सभी जगह पे पर्पस है, ठीक है, वहाँ पे उसका यूज़ होता है। तो उसका आर्किटेक्चर कैसा है कि हाई ट्रेचियट डेंसिटी एंड लो पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा कम है बट ट्रेचियट की डेंसिटी ज़्यादा है। फिर फिजिकल ट्रेट कैरेक्टराइज बाय द डेंस एंड हार्डवुड, हार्डवुड और सॉफ्टवुड के बारे में हमें पता है, ठीक है। हार्डवुड का कलर होता है वो डार्क होता है, और सॉफ्टवुड का कलर क्या होता है, थोड़ा पिंकिश जैसा लाइट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। फिर इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ऑप्टिमाइज्ड फॉर मैसिव वर्टिकल ग्रोथ एंड टेम्परेटेड फ्लोरेस्ट सर्वाइवल। तो देखिए जो हम देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वर्टिकल ग्रोथ के लिए वहाँ पे हमें उसका जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। फिर अगर मोनोजाइलोलिक वुड की बात करें, साइकेट्स में जो हम देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है कि स्पेयर स्ट्रेचयार्ड मैसिव रेस एंड हाई पेरेंकाइमा कंटेंट, यहाँ पे पेरेंकाइमा हाई है आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बीच में स्पोर्स वगैरह भी देखने को मिल रहा है इसके कंपेयर में। फिर फिजिकल ट्रेट की बात करें, कैरेक्टराइज बाय फ्लेजी सॉफ्ट स्टेम, वहाँ उसका जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, ठीक है। और इकोलॉजिकल रोल बात करें तो रिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीम वर्टिकल ग्रोथ एंड टाइम लिनियर टू स्पेसिफिक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नीचेस। तो यहाँ पे ये मैं क्या बोलता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की तरह उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक लिमिट के में उसका रिस्ट्रिक्ट है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोनिफेर्स और जिंको की हाइट है वो बहुत ही हम ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही हाइटेड है, कि जिसकी हाइट बहुत लंबी है यहाँ पे, और उसकी कंपेयर में इनकी हाइट नॉर्मल सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल ट्री जैसी है, ठीक है। तो इन दोनों के हाइट में डिफरेंस है, इन दोनों के वुड में डिफरेंस है, यहाँ पे हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड है, यहाँ पे सॉफ्ट स्टेम है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेचर्स वगैरह है, दोनों के जो इनाटोमिकली चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें दोनों में आर्किटेक्चरल डिवीजन देखने को मिलता है वस्कुलर कैम्बियम में, और ये वस्कुलर कैम्बियम की वजह से भी होता है। जहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि जो टेरिडोफाइट में तो हमें सिर्फ वस्कुलर बंडल्स डेवलप हुए थे, ठीक है। वहाँ पे वस्कुलर बंडल डेवलप हुए थे जो हमें पहले देखने को मिलते हैं, स्टेलर सिस्टम हमने वहाँ से स्टार्ट किया था टेरिडोफाइट से, जबकि ब्रायोफाइट और आल्गी में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट के बाद क्या आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या डेवलपमेंट हुआ इवोल्यूशनरी अगर हम बात करें तो वेसल एलिमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जाइलम में, ठीक है। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उस सभी जगह में। बेसलाइट क्या है, जिम्नोस्पर्म वाटर ट्रांसपोर्ट रिलाइज नियर exclusively on the trachea elongated cells with tapered ends। ये जो टेपर्ड एंड्स है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेचियाट बोलते हैं, ठीक है। ट्रेचियाट पे वो मेजरली डिपेंड रहता है अपने पूरे वाटर को पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। द एनोमली, द डिवीजन जिनोफाइटा एंड एफेडा इंडिपेंडेंटली इवॉल्व ट्रू वेसल एलिमेंट। तो यहाँ पे ट्रू वेसल एलिमेंट का उनमें क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। और फंक्शनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो दिस वाइडर परफोरेटेड ट्यूब्स एलो फॉर द रैपिड हाई वॉल्यूम वाटर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है परफोरेटेड, ये बीच वाला ये हमें देखने को जो मिल रहा है, mimicking the hydraulic efficiency of advanced angiosperms and advancing this specific lineage to extreme arid and tropical habitat। ट्रॉपिकल और एरिड हैबिटेट में जो भी हमें एनाटॉमी देखने को मिलती है उसकी तरह यहाँ पे ये एनाटॉमी देखने को मिलेगी।
तो इवोल्यूशनरी क्या क्या चेंजेस होते हैं अपने जाइलम में, फ्लोएम में, फिर वेसल एलिमेंट में क्या क्या वो चीज़ें हमने देखी। हमने ये भी देखी कि हाइट वाइज अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म की हाइट ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे उस तरीके की जो एनाटोमी है जाइलम की या फिर फ्लोएम की, वो हमें देखने को मिलती है कि वो अपने हाइट के हिसाब से अगर रूट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है जो वाटर है और न्यूट्रिएंट है ऊंचे सॉइल से, तो अगर उन्हें टॉप ऑफ द प्लांट अगर ले जाना है लीफ तक या फिर टॉप के जो उसके तो उनको इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर जो है बनाना पड़ेगा। अगर फ्लोएम को जो टॉप में लीफ में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है और फूड बन रहा है, अगर उन्हें नीचे तक ले आना है तो उनका भी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, डेवलप होगा, या फिर इवोल्यूशनरी वहाँ पे उस तरीके से चेंजेस आते रहेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिलता है कि वो इलोंगेटेड सेल है, टेपर्ड एंड्स है, ठीक है, और किस तरीके से वो किस रीजन में ग्रो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो अपने आप में अंदर इवोल्यूशन करते। जैसे कि हमें पता है कि जो टैइगा जैसी है जहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहाँ का जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो उस तरीके से वहाँ पे डेवलप किया होगा। तो उस तरीके से सभी चीज़ें यहाँ पे चलती है। देखिए मॉडर्न सर्वाइवर फॉर डाइवर्जेंट लिनिएज की अगर हम बात करें अलग अलग, तो एक साइडोफाइटा है। देखिए पाम लाइक आर्किटेक्चर, लार्ज पिनेट लीव्स यानी कि ऐसे वो बोल सकते हैं ना कि हम ऐसे लिप्स होते हैं कि जिसमें आपको स्मॉल तो नहीं बोल सकते बट हम किसमें वो धार दिखती है ना, ऐसी होती है, ठीक है, नाइफ जैसे दिखते हैं पिनेट लीव्स, ठीक है। मोनोजाइलिक वुड है, मोनोजाइलिक यानी कि यहाँ पे सॉफ्ट वुड होगा। देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सॉफ्ट वुड, हमने ऐसी चीज़ें देखी है। मतलब अगर हमने मूवीज़ वगैरह देखी है जिसमें हम डायनासोर वाली, तो डायनासोर वाली जो मेजोइक एरिया जहाँ पे जुरासिक पार्क जैसी हमने मूवीज़ देखी है, वहाँ पे ऐसे ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे जिम्नोस्पर्म ही ज़्यादा थे, ठीक है। जुरासिक जो एरा था जहाँ पे मेनोजोइक वाले जुरासिक पीरियड में, मेनोजोइक एरा में जुरासिक पीरियड थे, वहाँ पे जिम्नोस्पर्म भी ज़्यादा थे। तो अगर हमने जुरासिक पार्क वगैरह जैसी मूवीज़ देखी है डायनासोर वाली, तो वहाँ पर हमें ऐसे ट्रीज देखने को मिलते हैं मूवीज़ वगैरह में, ठीक है। तो ये देखिए फॉसिल रिकॉर्ड की अगर ट्रेसिंग की अगर बात करें तो ये परमानेंट स्ट्रिक्टली तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में होगा, ठीक है। तो हमें ट्रॉपिकल बताया कि क्या है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, वो किस तरीके से रीजन एक वो हम सबको पता है, ठीक है। फिर गिंगोफाइटा मैंने आपको बताया कि वो चाइना में अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। फैन शेप देखिए यहाँ पे फैन जैसा यहाँ पे हमें शेप देखने को मिल रहा है, जो हम फैन कई बार बनाते हैं ना कागज़ वगैरह से जब हम छोटे थे और बनाते थे, ठीक है। तो ये फैन शेप है, ठीक है। और हमें पता है कि चाइना वगैरह में भी ऐसे फैन होते हैं, हमने मूवीज़ वगैरह में देखे, ठीक है। तो वो फैन शेप है, लीव्स विथ यूनिक डिक्टोकोनस वेनेशन, यहाँ पे वेनेशन भी हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे वेनेशन है लीफ में, ठीक है। यहाँ से वो डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे वेनेशन, जो हम बोलते हैं डिक्टोनोमस वेनेशन। द अल्टीमेट लिविंग फॉसिल क्यों मैं बोलते हैं, क्योंकि वो जिंगो बाइलोबा आज भी प्रेजेंट है और एंडेमिक है टू हाईली रिस्ट्रिक्टेड विथ वाइल्ड पॉपुलेशन। तो उसकी जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड है और एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, वो किसी अगर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही उसका ग्रो हो रहा है और वहाँ पे ही वो सर्वाइव कर सकता है, तो उसे हम एंडेमिक बोलते हैं कि दिस स्पीसीज इज एंडेमिक टू दैट एरिया। जैसे कि हमें पता है कि जो पूरे लायन है, जो लायन वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं पूरे दुनिया में, दोनों दो ही जगह है, जैसे कि अफ्रीकन लायन और एशियन लायन। एशियन लायन हमारे यहाँ पे गुजरात में ही देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर अफ्रीकन लायन देखें तो हम अफ्रीका के जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जो एनिमल स्पीसीज है या फिर जो प्लांट स्पीसीज है वो कहीं एक जगह पे ही है। जैसे कि जिंगो बाइलोबा है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो एंडेमिक टू चाइना है, ठीक है, चाइना में हमें ये देखने को मिलता है। और ये एक लिविंग फॉसिल क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी स्पीसीज है, तो इससे हम बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं और हमारे ये फॉसिल रिकॉर्ड में भी ये रजिस्टर्ड है, तो हम उससे कई सारी स्टडी कर सकते हैं इसे, इसलिए इसे हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉनिफेरोफाइटा की अगर हम बात करें तो देखिए वुडी पैकोजाइलिक ट्री विथ निडल लाइक leaves and the resin canals, इकोलॉजिकली डोमिनेंट इन टेम्परेट एंड बोरियल रीजन। टेम्परेट मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो वहाँ पे ऐसी जो लीव्स है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। निडल लाइक क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे
टेम्परेट जो रीजन होते हैं वहाँ पे अगर लीफ ऐसी बड़ी होगी जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जैसे, तो वहाँ पे जो बर्फ़ होगी वो यहाँ पे गिर के यहाँ पे ही रुक जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा कि वो लीफ को प्रॉब्लम होगी। तो जब भी अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो जहाँ वहाँ पर जो भी प्लांट होते हैं उन सभी प्लांट के जो लीफ होंगे वो आपको निडल लाइफ लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है। उसका भी रीज़न है कि वो इवोल्यूशनरी उन्होंने जो भी अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव किया है उस तरीके से होगी। मान लीजिए कि अगर हम कहीं पे हमें पता है कि ऐसे प्लांट है, ठीक है, टेम्परेट रीजन में, तो उनका जो ग्रो होगा वो किस तरीके से होगा और उनका जो लीफ का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, नीचे की तरफ। कि अगर यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है तो वो यहाँ से सड़क के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। और उनकी जो लीफ होती है वो इस तरीके से होती है, निडल लाइक, कि जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम होता है और सरफेस एरिया कम होने की वजह से वहाँ पे जो अपना पूरा बर्फ़ वगैरह है वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जो हमने चीज़ें कई जगह पर देखी भी है। जो हमने उसमें भी देखी है क्रिसमस ट्री वगैरह, तो वो भी ऐसे ही होती है कि जो यहाँ से अपना चीज़ें होती है और ऐसे वहाँ पे लीफ होती है, जिसकी वजह से बर्फ़ वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकती है। और उनके जो लीफ है उनका भी सरफेस एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं। बाकी ट्रॉपिकल रीजन में तो हमारे जो नॉर्मल लीफ होते हैं ऐसे बड़े हो गए, ठीक है, इस तरीके से हो गए, ऐसे हो गए, जो भी हमारे लीफ देखने को मिलते हैं, कई ऐसे भी लीफ है हमारे यहाँ पे, तो वो सभी के सरफेस एरिया बड़े वाले होते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि मॉर्फोलॉजिकली क्या कितने चेंजेस है, एनाटोमिकली कितनी चेंजेस है, टेम्परेचर वाइज, रीजन वाइज, वहाँ पे पानी कितना, मतलब वाटर अवेलेबल है, अगर ट्रॉपिकल है, रेन फॉरेस्ट वगैरह है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा है, डेसिडियस है वगैरह जैसी रीजन है तो वहाँ पे वाटर का स्केर्सिटी है, या फिर वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो इस तरीके से वो अपने आप को एनाटोमिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है। जिंगोफाइटा की बात करें तो हाईली स्पेशलाइज्ड morphological and एरिड और ट्रॉपिकल एडवेप्टेशन फीचरिंग एडवांस जाइलम वेसल्स। देखिए यहाँ पे एडवांस जाइलम वेसल्स क्यों में चाहिए, क्योंकि अगर ये एरिड और ट्रॉपिकल रीजन में है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो हमारे क्या हम बोल सकते, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। अगर ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है, ट्रांसपीरेशन पूल की वजह से जो वाटर है वो हमें सॉइल से ज़्यादा जो प्लांट है उसे निकालना पड़ता है, उसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो उनका जो जाइलम वेसल्स है वो एडवांस होना चाहिए, उसका फीचर एडवांस होना चाहिए ताकि वो इजीली वहाँ पे काम कर सके और अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चलती है कि उनके जो फीचर्स है वो एडवांस होने चाहिए जाइलम वेसल्स के। जैसे आज हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में देखते हैं कि हमें पर्टिकुलर अगर काम करना है तो उसके फीचर एडवांस होने चाहिए, जो फीचर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में उस रीजन के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने आप को सर्वाइव करना है तो इवोल्व करना पड़ेगा, अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो मोबाइल नहीं है, इमोबाइल है, ठीक है। तो उसे वो इमोबाइल है तो जो भी उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अबायोटिक या फिर बायोटिक जो भी स्ट्रेस हो गए, ठीक है, अबायोटिक स्ट्रेस हो या फिर बायोटिक स्ट्रेस, उससे उसे डील करने के लिए हमने अपने अंदर ही हार्मोलॉजिकली और उस तरीके से चेंजेस है। एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि ड्रॉट, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ड्रॉट हो गया, फिर अगर यहाँ पे सॉइल में पीएच ज़्यादा है, ठीक है, हाई पीएच सॉइल में, या फिर वहाँ पे मेटल है, तो ऐसी जो भी चीज़ें जहाँ से उसे मतलब अपने आप को सर्वाइव करना है वहाँ पे, तो अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, वहाँ पे जिससे वो कुछ कर नहीं सकता वहाँ पे, उसके उसे लड़ने के लिए वहाँ पे क्या करना है, अपने अंदर ही जो डेवलपमेंट उसे करना पड़ेगा वही होगा। ड्रॉट यानी कि पानी के वाटर की स्केर्सिटी, यहाँ पे सॉइल में पीएच ज़्यादा है, यहाँ पे मेटल ज़्यादा चीज़ें चल रही है, फिर ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे हाई टेम्परेचर है, कहीं पे और कोई चीज़ें चल रही है, यहाँ पे मान लीजिए कि जो ह्यूमिडिटी है उस तरीके से, तो उस सभी स्ट्रेस को उन्हें डील करना पड़ेगा। बायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में पैथोजन ज़्यादा है,
इंसेक्ट ज़्यादा है, हर्बीवोर है, क्योंकि हर्बीवोर के लिए प्लांट खाना है, बट हर्बीवोर तो उनके लिए एक नुकसान है, उनके पत्ते खा रहे हैं तो उनके लिए तो वो मतलब बेनिफिट नहीं है। तो ये सभी जो चीज़ों से अगर प्लांट को लड़ना है तो वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी अपने आप में डेवलप करता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एक सीड एज ए सुप्रीम टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की, अगर हम बात करें जहाँ पे जिस सीड वगैरह की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। रिप्लेस द वल्नरेबल स्पोर, वल्नरेबल जो स्पोर है उसे रिप्लेस करता है, प्रोवाइडिंग द अनप्रेजेंटेड मैकेनिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेसिकेशन एंड द एक्सट्रीम कोल्ड। देखिए ये यहाँ पे किससे बना हुआ है, ये यहाँ पे 2N है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना स्पर्म एक का फर्टिलाइजेशन हो गया, जायकोट बना, जायकोट हो गया, ये फ्रूट बना, ठीक है। तो ये फ्रूट यानी कि 2N है, यहाँ से पूरा जो प्लांट होगा वो प्लांटेशन अगर हम करेंगे तो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीड कोट है, इसे प्रोटेक्ट करता है। अगर न्यूट्रिशनल पेलोड की बात करें तो ये न्यूट्रिशनल है। दोस प्री पैक्ड फूड सप्लाई अलोइंग टू एम्ब्रायो टू रिमेन द डोमिनेंट डोरमेंट until the environmental condition are optimal to germination। तो हमें पता है कि जो डोरमेंसी जैसी चीज़ें होती है सीड के लिए, डोरमेंट सीड होना या फिर डोरमेंसी होती है कि जब तक उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है वो डोरमेंसी में रहता है, उसके बाद वो अगर जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो जर्मिनेट हो जाता है। जो हम एम्ब्रायोलॉजी में सभी चीज़ पढ़ेंगे, जहाँ पर सीड की स्टडी हम करेंगे उसके ऊपर भी मैं सीरीज लाने वाला हूँ। उसके बाद एयरबोर्न डिलीवरी की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द पोलन ग्रेन eliminated the need for ambient water to achieve fertilization, upcoming reproduction from aquatic environments and allowing the colonization of dry continent interior। तो जो पोर के लिए जिससे चीज़ें थी कि उन्हें वाटर चाहिए मोबिलिटी के लिए वगैरह चीज़ जैसी चीज़ें यहाँ पे चलेगी। अगर आप ड्राई एनवायरनमेंट में भी है, कंटिनेंट में भी है, तो आपका जो सीड है वो आराम से वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, वाया एयर जा सकता है, या फिर पोलिनेशन की जो जो मेथड्स हमें पता है उस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पे चल सकती, ठीक है। पोलिनेशन तो ठीक है फ्रूट के पहले की बात है, पर अगर सीड डिस्पर्सल की भी बात करें तो सीड डिस्पर्सल भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। वाटर से हो सकता है, पानी से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, बर्ड से हो सकता है सीड डिस्पर्सल, तो वो भी एक चीज़ है। तो इनफाइनाइट लूप जिसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं, देखिए माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड मेगास्पोरेंजिएट डेवलप्स इन द डोमिनेंट 2N स्पोरोफाइट रीजन है, यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है, हमें याद रखना है। स्पोरोफाइट इस डोमिनेंट, जहाँ पर भी लाइफ स्पेन ज़्यादा है वहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। Meiosis occurs generating the distinct microspore pollen and megaspore. The haploid generation begins. Vine dispersed pollen reaches the ovule and the gametophyte phase occurs entirely within the protective tissue of the parent plant। तो वहाँ पे जो हमें पता है कि गेमेटोफाइट किस तरीके से उन दोनों का मतलब जर्मिनेशन मतलब जायगोट वगैरह बनेगा वो हम सबको पता है, ठीक है। तो उस पर ही हम थोड़ा अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक मेगा गेमेटोफाइट टिश्यू है, 1N यानी कि हेप्लोइड है। ये डेंस न्यूट्रिशनल मैट्रिक्स है, ये इंटीग्यूमेट लेयर है और ये पोटेंशियल एब्रायोसेक है, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे चलती है प्रीएम्प्टिव रिसोर्स एलोकेशन में। इन जिम्नोस्पर्म द हेप्लोइड मेगा गेमेटोफाइट टिश्यू डेवलप्स इन अ मैसिव न्यूट्रिएंट रिच एंडोस्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले ही यहाँ पे क्या है कि एंडोस्पर्म अवेलेबल है, ठीक है। एंडोस्पर्म हमें पता है कि जो जायगोट होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसके डेवलपमेंट के लिए। फिर द बायोलॉजिकल गैम्बल, द प्लांट इन्वेस्ट इमेंस metabolic resources into the creating this dense nutritional matrix before a pollen grain ever arrives। तो यहाँ पर गेम्बल मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से वो चीज़ के रिस्क लेना आपको। तो प्लांट इन्वेस्ट करता है इमेंस मेटाबॉलिक रिसोर्सेज, जो अगर आपको एंडोस्पर्म बनाना है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड मतलब न्यूट्रिशन ऑलरेडी आपको अवेलेबल रखना है, तो आपकी जो रिसोर्सेज है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा न्यूट्रिशनल मैट्रिक्स के लिए। पोलन ग्रेन आए उससे पहले जनरली पोलन आता है, उसके बाद यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है और एंडोस्पर्म बनता है, वो जो हमने एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे कि किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होगा और एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ऑलरेडी एंडोस्पर्म बना हुआ होता है, अवेलेबल होता है। जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा वो फ्यूज़ करेगा और दूसरी यहाँ पे जो प्रोसेस होगी डेवलपमेंट की वो चलेगी, ठीक है। The angiosperm contrast, एंजियोस्पर्म पे किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट, कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स विच यूटिलाइज डबल फर्टिलाइजेशन टू क्रिएट द ट्राइप्लॉइड
एंडोस्पर्म ओनली आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इज बायोकेमिकली गारंटीड। तो यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म में ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी इन द सेंस कि जो पोलन ग्रेन आता है वो एग को क्या बोल हम फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनता है, उससे पहले ही वहाँ पे न्यूट्रिशन रिच जो एंडोस्पर्म में वो अवेलेबल होता है, जिसके लिए अपना पूरा रिसोर्स वहाँ पे जिम्नोस्पर्म में प्लांट प्रोवाइड करती है और खुद ही वो एंडोस्पर्म बनाती है। ऐसा नहीं कि जो मेल गेमेट आएगा वो वहाँ पे आएगा, वो डबल फर्टिलाइजेशन करवाएगा और वो एंडोस्पर्म उसके बाद बनेगा, जो कि हमें एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सिस्टम उस तरीके से, तो हमें ये प्रोसेस याद रखनी है। कहीं में भी अगर किसी भी एग्जाम में हमें पूछ लिया जा सकता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में, ठीक है। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एम्ब्रायोलॉजी की अगर हम बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए यहाँ पर भी डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बट वो किस तरीके से रूडिमेंट्री होगा। रूडिमेंट्री डबल फर्टिलाइजेशन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। रूडिमेंट्री फर्टिलाइजेशन क्या हो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बट ये चीज़ उससे पहले हमें याद रखनी है कि जो अपना क्या बोलते हैं कि एक न्यूट्रिशनल मैट्रिक्स है, जो कि अपना एक एंडोस्पर्म है, वो एंडोस्पर्म पोलन ग्रेन आने से पहले अवेलेबल होता है। ये चीज़ हमें, मैं आप अगर यहाँ पे आप चाहे तो मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसकी वजह से आपको ये चीज़ याद रहे। यहाँ पे तो दूसरा हाईलाइटर ट्राई करते हैं, चलिए, हो रहा है। हम्म, 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 हम्म। कोई नहीं, चलो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अंडरलाइन करके या फिर आपको चीज़ें करके। क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड डार्क है ना, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है कोई चीज़। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा बायोलॉजिकल गिम्बल वाला, ठीक है, वो हमें याद रखना है कि क्यों गिम्बल बोलते। देखिए गिम्बल का मतलब क्या है कि आपको एक कोई काम हो रहा है उससे पहले आप रिस्क लेके कुछ भी चीज़ें रख लो, जो गिम्बल वगैरह में पता है, ठीक है। एक रिस्क लेना, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो यहाँ पे प्लांट भी रिस्क लेता है कि वो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, उससे पहले ही वो एंडोस्पर्म बना के रखता है, ठीक है। वो ऐसा मान के कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा और उस एंडोस्पर्म के मतलब ज़रूरत जरूर होगी, ठीक है, नीड होगी प्लांट को उस एंडोस्पर्म की, जब भी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे गेम्बल खेलता है, इसलिए हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल गेम्बल नाम से उसका जो टाइटल रखा है। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोनों के कभी भी फर्टिलाइजेशन मतलब एम्ब्रायोलॉजी में डिफरेंस हमें पूछ लिया जा सकता है। देखिए डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, हमें पता है कि एक जूआइडोगेमी होता है वर्सेस एक सिफोनोगेमी होता है। देखिए उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए ये जूआइडोगेमी की अगर बात करें तो जब पोलन ट्यूब एक्ट ओनली एज एन एंकर होस्टोरियम, होस्टोरियम हमें पता है जो अपना फंगाई वगैरह में होता है, हमें पता है कि ऐसी मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये मान लो कि लीफ है यहाँ पे अगर फंगस जैसी चीज़ें आती है तो उसका जो होस्टेरियम होता है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे ऐसे पेनेट्रेट करता है और यहाँ से क्या करते हैं, वहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है वो उसे लेते जाता है, सक करता है न्यूट्रिशन को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ऑस्ट्रेरियम, ठीक है, ऑस्टोरियम लाइक जो ट्यूब है वो बनाता है, क्यों ट्यूब बनाता है ऑस्टोरियम लाइक, क्यों, क्योंकि द ट्यूब इवेंचुअली burst and releasing the swimming sperm into the fluid filled archegonial chamber। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, मान लो कि यहाँ पे अगर हम ऐसा मान ले कि ये एग है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ऐसे ऑस्टोरियम आया तो यहाँ ये अंदर आके या क्या करेगा, यहाँ से बस्ट करेगा और ऐसे जो अपने स्पर्म हो गए उसे यहाँ पे वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पर्म है वो नॉन मोटाइल है, वो स्विम नहीं कर पा रहे, अगर वो नॉन मोटाइल स्विम नहीं कर पा रहे तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि वो अपने एग तक जा सके, क्योंकि वहाँ तक एग तक पहुँचेगी उसके बाद ही वो उसे फर्टिलाइज कर पाएंगे।
तो यही पे यहाँ पे चीज़ है कि अगर आपके जो रिलीजिंग है स्विमिंग स्पम इन फ्लूइड फॉइल आर्किगोनियल चेम्बर, अगर वो थोड़ा बहुत इस स्विमिंग कर पा रहे तो उस तरीके से चलेगी जो हमने इससे पहले देखा था आल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में। फिर से मैं क्यों आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमने देखा था कि उनको वाटर की ज़रूरत पड़ रही थी स्पम को एक तक पहुँचने के लिए, वहाँ पे स्विम करने के लिए एक मीडियम था वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी तो कोई चीज़ चल नहीं रही है, तो यहाँ पे आपको ऑस्टोरियम जैसी एक ट्यूब चाहिए जो कि पोलन ट्यूब है, वो खुद वहाँ पे जाएगी, बस्ट होगी और वो जो अपने स्पर्म हो गए उसे वहाँ पे रिलीज करेगी, और जो स्पर्म हो गए वो थोड़ा बहुत स्विम करके एक तक पहुँचेगी और उसे फिर फर्टिलाइज करेगी, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एन इवोल्यूशनरी इको ऑफ द एक्वाटिक इन एंसेस्टर रिमार्केबली रिटेन इन दिस बेसल टेरेस्ट्रियल लिनिएज। ये थोड़ा बहुत जो एक्वाटिक एंसेस्टर है उनका हमें याद दिलाते हैं, उनका जो कैरेक्टर या फिर उनका जो चीज़ें है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत उनमें है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एडवांस हो गए, जैसे इवोल्व हो गए यहाँ से यहाँ तक, तो किस तरीके से वहाँ पे चेंजेस हो गए। देखिए जो जू जूडोगेमी है वो साइकेड और गिंगो में, और अगर सिफोनोगेमी हम बात करें तो कॉर्निफेरस और जिनोफाइट्स में है। तो ये एग्जांपल भी हमें याद रखने की कहाँ कहाँ में कौन कौन सी मेथड यहाँ पे है, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसकी क्या है कि इसका मैकेनिज्म आपको एंजियोस्पर्म की तरह देखने को मिलेगा। द पोलन ट्यूब एक्ट एज ए ट्रू डिलीवरी वेक्टर फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग नॉन मोटाइल स्पर्म सेल्स डायरेक्टली टू द एग सेल। हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में मान लो कि यहाँ पे कोई फ्लावर है, फ्लावर की यहाँ पे ट्यूब है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन आके यहाँ से ऐसे ट्यूब की डेवलप करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। उसके बाद वो अपने जो गेमेट है उसे वहाँ पे रिलीज करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये दो स्पर्म देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में। तो वही स्पर्म फिर अंदर जाके उसे फर्टिलाइज करेंगे एक सेल को। और सिग्निफिकेंस क्या है? द अल्टीमेट बायोलॉजिकल एडेप्टेशन टू कम्प्लीटली ड्राई एनवायरमेंट्स सेवरिंग द फाइनल रिप्रोडक्टिव लिंक टू एम्बियंट वाटर, ठीक है। तो जो एम्बियंट वाटर वाली चीज़ थी उसे फाइनली उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, उस तरीके से वो चल रही है। अल्टीमेट बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है, पर्टिकुलर ऐसा एडेप्टेशन है कि जो आप ड्राई एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पे आपको वाटर जो है, पानी है, उसकी यहाँ पे आपको नीड नहीं है, आप उसके बिना भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा सकते हो। मतलब स्पर्म को एक तक आप पहुँचा सकते हो और उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट बनेगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था अभी कि रूडिमेंट्री डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो वही अभी टॉपिक है हमारे लिए। देखिए जो स्टेप 1 क्या है कि पोलन ट्यूब डिलीवर्स 2 डिस्टिंक्ट मेल गैमेट इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेट उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रिलीज किए। फिर 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ द प्राइमरी एग सेल सक्सेसफुली फॉर्मिंग द डाइप्लॉइड जाइगोट। उन्होंने उसके साथ यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर में देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आए 2-3 यहाँ पे मेल गैमेट आए। उसके बाद एक मेल गैमेट है जिसने क्या किया, एग जो है यहाँ पे हमें एग देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस एग के साथ वो जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, डाइप्लॉइड उसे फर्टिलाइज करेंगे। और जो ये एक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेकेंडरी केनाल सेल के पास, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो क्या करे, द सेकंड मेल गेमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी केनाल सेल विथ इन द आर्किगोनियम। तो ये दूसरा मेल है, यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी केनाल सेल है, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, यहाँ से एंडोस्पर्म बनेगा? नहीं, एंडोस्पर्म तो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे हमने अभी स्टडी की कि जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे बायोलॉजी गैम्बल में हमने बात की कि वो एंडोस्पर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। द प्लांट इन्वेस्ट इमेंस मेटाबॉलिक रिसोर्सेज इनटू द क्रिएटिंग दिस डेंस न्यूट्रिशनल मैट्रिक्स बिफोर द पोलन ग्रेन एवर अराइव्स। तो एंडोस्पर्म तो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करवा के क्या करेगी, यहाँ पे जो सेकंड फर्टिलाइजेशन केनाल सेल के साथ हुआ है सेकंड मेल गेमेट का, वो क्या करेगी। तो अनलाइक इन एंजियोस्पर्म, जैसे एंजियोस्पर्म में सेकंड मेल गेमेट आके जो क्या करता है, डबल फर्टिलाइजेशन करके एंडोस्पर्म बनाता है, यहाँ पे सेकंड फ्यूजन टिपिकली एबोर्ट एंड डज नॉट फॉर्म द फंक्शनल 3N न्यूट्रिशनल एंडोस्पर्म। इट इज़ द रूडिमेंट्री नॉन न्यूट्रिशनल बायोकेमिकल इवेंट। तो रूडिमेंट्री का मतलब क्या है कि जो सिर्फ एक प्रोसेस हो रही है या फिर एक चीज़ें चल रही है, वहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो एबोर्ट हो जाएगा। एबोर्ट यानी कि वो सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो वो डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो डिजनरेट हो गया तो उसका जो सेकंड जो मेल गेमेट है उसका केनाल सेल के साथ मतलब फ्यूज होने का कोई चीज़ ही नहीं चलती।
बट यहाँ पे क्यों हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 मेल गेमेट या 3 मेल गेमेट को वो रिलीज करेंगे, क्योंकि देखिए अगर एक ही मेल गेमेट यहाँ पे रिलीज होता है तो वो एक मेल गेमेट वो एक सेल के साथ फ्यूज होगा या फिर केनाल सेल के साथ फ्यूज होगा, वो हमें नहीं पता है। वो किसके साथ फ्यूज होके क्या बनाने वाला है वो हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से आपको 2 या फिर 3 आपको मेल गेमेटोफाइट जो है वो रिलीज करने पड़ते हैं, ताकि अगर एक केनाल सेल के साथ बनाता है तो दूसरा एक सेल के साथ बना के वहाँ पे जायगोट बना सकता है। अगर आपने एक ही रिलीज किया और अगर वो एक मेल गेमेट जाके डायरेक्ट केनाल सेल से अगर किसी भी तरह से अगर वो फ्यूज हो गया तो जो एक सेल है वो तो ऐसे ही रहेगा, तो वहाँ पे जायगोट नहीं बनेगा। ठीक है, वहाँ पे जायगोट नहीं बनेगा तो जो आगे आगे की प्रोसेस होगी डाइप्लॉइड वाली स्टेज वो यहाँ पे रन नहीं करेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रूडिमेंट्री डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए हम बोलते हैं कि देखिए 2 एग रिलीज करना तो वो आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि कौन सा मेल गेमेट जाके किसको फ्यूज करने वाला है हमें नहीं पता है। तो अगर यहाँ पे एक ही मेल गेमेट हम फ्यूज करते हैं और यहाँ पर अगर केनाल सेल से वो फ्यूज हो जाएगा तो फिर एक सेल में फ्यूज नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे सिर्फ जायगोट ही मतलब जहाँ पे सिर्फ एक सेल ही इम्पोर्टेंट है, मतलब अवेलेबल है, यहाँ पे मान लीजिए कि जो एक सेल है वही सिर्फ यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम एक ही मेल गेमेट को रिलीज करेंगे, क्योंकि अंदर कुछ और स्ट्रक्चर है ही नहीं। वो मेल गेमेट जाएगा डायरेक्ट एक सेल से फ्यूज होगा और जायगोट बनाएगा। बट यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर भी केनाल सेल वाला अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट में हमें एडेप्टेशन देखने को मिलता है कि वो 2-3 मेल गेमेट को रिलीज करता है। और किसी भी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, तो वहाँ पे जो मेल गेमेट हो गए वो एक से ज़्यादा ही वो रिलीज करते हैं। ठीक है, वो मोर देन 1 मेल गेमेट वो रिलीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा गेमेट वहाँ पे फ्यूज होगा, या अगर कोई गेमेट अंदर जाने से पहले किसी केमिकल रिएक्शन या किसी चीज़ की वजह से अगर डीजनरेट हो जाता है तो वहाँ पे फिर फ्यूज नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है कि एक से ज़्यादा ही आपको मेल गेमेट जो होते हैं वो रिलीज होते हुए देखते हैं, एक को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, एक सेल को फर्टिलाइज करने के लिए। फिर कोई भी मेल गेमेट जाके जैसे ही एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, वहाँ पे जायगोट बन जाएगा और जो दूसरा मेल गेमेट होगा वो केनाल सेल से फ्यूज हो जाएगा और उसके बाद वो डिजनरेट हो जाएगा, एबोट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा डबल फर्टिलाइजेशन है वो रूडिमेंट्री है, जिसकी वजह से मैंने ये स्लाइड ऊपर रखी थी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि क्यों वहाँ पे रूडिमेंट्री डबल फर्टिलाइजेशन बोला। अगर ये स्लाइड ऊपर आती तो आपको ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला एबोट हो जा रहा है तो यहाँ पे एंडोस्पर्म कहाँ से बनाए, तो वो आपको बाद में मैं समझाऊँ। इससे अच्छा है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही स्लाइड में ये चीज़ रख दी बायोलॉजिकल गिम्बल वाली, तो आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ गया कि जो यहाँ पे मेल गेमेट जाके या फिर पोलन ग्रेन जाके उसे फ्यूज करेगा एक सेल को, उससे पहले ही जिम्नोस्पर्म में ऐसी फैसिलिटी या फिर ऐसी मैकेनिज्म है कि वो खुद ब खुद एंडोस्पर्म अपने मतलब अपने जायगोट के लिए बना के रखता है ताकि उसके अंदर डेवलपमेंट अच्छे से हो। ठीक है, जिसकी वजह से ही वो रूडिमेंट्री डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक हम अच्छे से समझ पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैंने ये स्लाइड और ये टॉपिक ऊपर रखा और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंडोस्पर्म ऑलरेडी अवेलेबल है जायगोट के लिए, तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको बताया कि एक कंजर्वेशन की तौर पर कहीं पे भी एक से ज़्यादा मेल गेमेट रिलीज हो गए, अगर एक से ज़्यादा मेल गेमेट रिलीज हो रहे हैं तो केनाल सेल से फ्यूज होकर उसे एबोट ही होना है, क्योंकि ऑलरेडी अपना एंडोस्पर्म अवेलेबल है। अगर कोई और मैकेनिज्म होती तो हम वहाँ पे कुछ और स्टडी करते हुए होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ऐसी मैकेनिज्म है कि एंडोस्पर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन वो रूडिमेंट्री है। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो एक प्रोसेस के तौर पर हो रहा है, बाकी आखिर में वो एबोट ही होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हमें बताया कि जो फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, वहाँ पे भी क्या होते हैं कि 4 मेगास्पोर होते हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे चलती है। कुछ चीज़ें क्या होती है कि आपको एक कंजर्वेशन या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बैकअप की तरह चीज़ें चलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई एक चीज़ में तो वहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो। अगर जो एक चीज़ की जो हमने टारगेट किया था अगर वो अच्छे से हो रही है तो दूसरी चीज़ ऑलरेडी डीजनरेट हो जाएगी या फिर एबोट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो फ्यूज़ हो रही है इसलिए वो एबोट होगी, अगर वो सिंगल ही होगी नॉर्मली होगी तो वो वहाँ पे डीजनरेट हो जाएगी। तो वो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होता है मेगास्पोर पे टाइम पे, कि वो 4 में से 3 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, एक का ही वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी चलेगी कि जैसे ही एक का काम हो गया, जाइगोट बन गया, दूसरा यहाँ पे एबोट हो गया, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे द अल्टीमेट इल्यूजन ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की हम बात करें, द एंथोफाइट हाइपोथेसिस, मतलब कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो हाइपोथेसिस थी। फिर जाइलम वेसल एलिमेंट, एडवांस हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्ट, जो हमने बताया कि उसकी हाइट वगैरह क्या है, उसमें इवोल्यूशन किस तरीके से, क्योंकि इनाटोमी इवोल्यूशन आपको चाहिए। अगर आपकी इतनी प्लांट की आपके जो स्टेम है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो अगर वाटर को भी आपको जाइलम के थ्रू अगर ऊपर पहुंचाना है, वाटर के साथ न्यूट्रिशन को, तो आपको उस तरीके से फीचर जो हो गए वो एडवांस चाहिए जाइलम के, ठीक है। तो वहाँ पर भी इवोल्यूशन हो गए, वहाँ पर भी चेंजेस हो गए, वहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा। अगर दूसरी हमने बात की रूडिमेंट्री डबल फर्टिलाइजेशन की, तो ये जो तीन ही टॉपिक है वो हमें याद रखनी है, इसके आसपास ही सभी चीज़ें चलती है। आपको ये 3 टॉपिक की मेन याद रखना है कि किस तरीके से क्या है। देखिए, फॉर डिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूअल गैमेट फ्यूजन इन जिनोफाइट्स कन्विंस बोटनिस्ट दे वेर द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे जो एडवांस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जिनोफाइट्स में, वो कई टाइम तक बोटनिस्ट को ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो डायरेक्ट जो अपने एंजियोस्पर्म में उसके ही एंसेस्टर है, ठीक है। एंसेस्टर में यानी कि उसके पहले की जो जनरेशन होती है उसे हम कहते हैं। बट यहाँ पे जो मॉडर्न जीनोमिक्स रिवील्स द ट्रूथ, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि मोलिकुलर स्टडीज चलती है, जहाँ पे जेनेटिक्स की स्टडी चलती है कि डीएनए कितना मैच हो रहा है, दूसरी चीज़ें कितनी मैच हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि दीज फीचर्स आर नॉट शेयर्ड एंसेस्ट्रल ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे ये फीचर को एंसेस्ट्रल ब्लूप्रिंट को शो नहीं कर रहे, ऐसा मोलिकुलर स्टडीज ने बताया। दे आर इंडिपेंडेंट, वो दोनों अलग है। स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वो एक स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको पता है कि कई जगह पे मान लो कि उसके जो अगर हम नॉर्मल बात करें बर्ड्स वगैरह की, तो उसमें क्या होता है कि दोनों के, मान लो कि बर्ड्स है या फिर आप इंसेक्ट देख लो, तो उसका जो पंख होते हैं उसका काम होता है उसके उड़ने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो उसका काम एक है उड़ने का, ठीक है, बट वो उन दोनों का जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें कॉमन देखने को मिल सकती है। बाकी वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, वो हम कोई एंसेस्टर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके जो डीएनए वगैरह फिर जो मोलिकुलर स्टडी है वो उस चीज़ को मैच नहीं कर रही है, ठीक है। Gymnosperms engineered the exact same biological solution as angiosperm in response to identical ecological pressure entirely independently। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म ने जो अपने बायोलॉजिकल सॉल्यूशन मतलब बनाया है, जो इंजीनियर किया है, जो क्रिएट किया है, वो आइडेंटिकल करता है एंजियोस्पर्म से, जो अभी इकोलॉजिकल प्रेशर में अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या बोलते हैं, अपने आप को चेंजेस कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे चीज़ें चलती है, ठीक है। फिर देखिए, प्लेनेटरी डोमिनेंस एंड बोरल कार्बन सिक, तो हमें पता है कि जो मेजोइक एरा की हमने बात की, जहाँ पे जुरासिक पीरियड वगैरह थी, तो मेजोइक एरा में डोमिनेंट अगर स्पीसीज कोई प्लांट की थी तो वो क्या था, वो जिम्नोस्पर्म था, ठीक है। स्पीसीज तो हम नहीं बोल सकते, पर जो प्लांट चल रहे थे वो यहाँ पे क्या चल रहे थे, वो यहाँ पे चल रहे थे जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, द स्ट्रक्चरल ट्रेट ऑफ द रिफर्ड ड्यूरिंग द मेजोइक एरा, ठीक है। मेजोइक एरा अलाउस द मॉडर्न जिम्नोस्पर्म टू कंप्लीटली डोमिनेट द मोस्ट एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई बायोम्स ऑफ द अर्थ। तो एक्सट्रीम कोल्ड में भी आपको वहाँ पे जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम ड्राई में भी आपको वहाँ पे जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम टैइगा बायोम की बात करें, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है, वहाँ पे आज भी फन्स हमें देखने को मिलते हैं। कोनीफेर जिसकी हम बात करें, कोनीफेर फॉरेस्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट unbroken terrestrial biomes on the planet spanning the entire northeast hemisphere। तो जो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है, जहाँ पे अगर हम रशिया की बात करें, कनाडा की बात करें, जहाँ पर भी टैइगा है नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे पूरा बर्फ ही है और कुछ चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आज भी कोनीफेर अपने आप को डोमिनेट करते हैं। जहाँ पे जो फॉरेस्ट है उन्हें हम कोनीफेर फॉरेस्ट कहते हैं, और ये कोनीफेर है वो और कुछ नहीं, जिम्नोस्पर्म ही है, जो आज भी अपने आप को वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। और एंटायर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन, माफ कीजिएगा, एंटायर नॉर्थन हेमिस्फीयर को उन्होंने आज भी डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है।
फिर ग्लोबल कार्बन रेगुलेशन की हम बात करें तो ड्यू टू मैसिव सेकेंडरी ग्रोथ, वहाँ पे मैसिव सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जो मैंने आपको बताया हार्डवुड और सॉफ्टवुड वाली बातें, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म में भी हम देखेंगे एनाटॉमी में कि सेकेंडरी ग्रोथ से मतलब सेकेंडरी डेवलपमेंट क्या होता है, प्राइमरी डेवलपमेंट क्या होता है वुड के कॉन्टेक्स्ट में। तो ड्यू टू मैसिव सेकेंडरी ग्रोथ एंड पैकोसाइली वुड डेंसिटी जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट सर्व एज द वन ऑफ द अर्थ मोस्ट critical sequestration carbon sink and physically sequestering the atmospheric carbon in the complex lignin cellulose matrix। तो कई टन कार्बन को वो वहाँ पे सिक्वेस्ट करके बैठा है, ठीक है। तो सिक्वेस्ट्रेट करके बैठा है, तो वो एक बड़ा कार्बन सिंक भी है जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, ठीक है। तो वो उस तरीके से भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बायोकेमिकल आर्सेनल्स की बात करें फ्रॉम डिफेंस टू मेडिसिन, कि एक तो प्लांट खुद के डिफेंस के लिए यूज़ करता है और उस चीज़ को ह्यूमन ने मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया। जैसे कि उसमें एक केमिकल है पेक्सीटेक्सोल, जिसे हम टेक्सोल बोलते हैं, जो सिंथेसाइज इन द बार्क ऑफ द टेक्सस स्पीसीज, जो टेक्सस स्पीसीज है उसके बार्क में वो सिंथेसाइज होता है एज अ हाईली टॉक्सिक एंटी हेर्बियोरी कंपाउंड। हेर्बियोरी कंपाउंड यानी कि जो हर्बियोर है उस पर जो एज अ फूड डिपेंड करते हैं, वो हर्बीवोर उस टॉक्सिक केमिकल की वजह से उस पर फिर मतलब उसको एज अ फूड यूज़ नहीं करेंगे, तो वो अपने प्लांट डिफेंस के लिए करता है। हर्बीवोर के लिए वो फूड है, वो पूरी एक फूड चेन चलती है यहाँ पे, बट प्लांट के लिए वो तो एक डिफेंस है, ठीक है। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि प्लांट के लिए तो वो डिफेंस है। तो उसमें हमने क्या किया कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड वाइडली यूटिलाइज केमोथेरापी एजेंट इन द मॉडर्न ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी यानी कि कैंसर, ठीक है, कैंसर की स्टडी, ओंकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर। तो कैंसर की स्टडी में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, ओंकोलॉजी में हमें यहाँ पे टेक्सोल का यूज़ देखने को मिलता है। फिर एफेड्रिन जो है उसका क्या यूज़ है, तो एक अल्केलॉइड है, ठीक है, एल्केलॉइड है, वो एल्केलॉइड यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्रोड्यूस बाय द एफेड्रा जिंगोफाइटा से वो प्रोड्यूस होता है टू फिशरली डिटेर द फॉरेजिंग इन हार्श एरिड एनवायरनमेंट। तो हार्श एरिड एनवायरनमेंट में अपने आप को वो डिफेंस करने के लिए उसका यूटिलाइज करता है। क्रूशियल, तो उसका हमने मेडिसिनल यूज़ क्या किया हमने कि क्रूशियल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट यूज्ड इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड हाइपोटेंशन ट्रीटमेंट। हाइपोटेंशन ट्रीटमेंट और दूसरी रेस्पिरेटरी मेडिसिन के ट्रीटमेंट के लिए हमने उस चीज़ का यहाँ पे अल्केलॉइड का यूज़ किया है, ठीक है, जो कि एफेड्रिन हमें एफेड्रा से हमने डिराइव किया है। फिर अगर हम बात करें जिंगोल लिपिड्स की, ठीक है, एंड टर्पेनोइड्स, यूनिक बायोकेमिकल डिफेंस पाथवे परफेक्टली प्रिजर्व ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इन द जिंगो बायोलोबा। तो जो जिंगो बायोलोबा हमने बात की कि जो एक लिविंग फॉसिल की तरफ अवेलेबल है आज भी चाइना में, उन्होंने इस बायोकेमिकल को कई सालों तक, मिलियन सालों तक अपने लिए डिफेंस पाथवे में यूज़ किया है, जिसका यूज़, जिस टर्पेनोइड का यूज़ हमने कहाँ पे किया है, तो हमने यहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मालॉजिकल एप्लीकेशन टारगेटिंग द न्यूरल प्रोटेक्शन एंड वस्कुलर हेल्थ, उसमें हमने उसका एज ए मेडिसिनल यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है कि प्लांट ने अपने लिए क्यों यहाँ पे उनका डेवलप किया था और ह्यूमन ने उसे डिराइव करके उसका किस तरीके से मेडिसिनल यूज़ किया है, वो भी हमने यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए अगर हम है एंथ्रोपोइजन बोटलनेक की बात करें, तो कंजर्वेशन क्राइसिस की बात करें, डिस्पाइट सर्वाइविंग मल्टीपल ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन सिंस द लेट डेवोनियन जिम्नोस्पर्म नाउ फेस द अनप्रेसिडेंटेड एक्सटेंशियल थ्रेट। तो हमें पता है कि कई ऐसे जो ग्लोबल मास हुए, एक्सटिंक्शन हुए, जैसे कि हमें पता है कि नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो गए, जो हमें पता है कि जो मेजोइक एरा में, जुरासिक पीरियड में जो हुए, जिसकी वजह से जो अपने जो डायनासोर्स वगैरह जैसे कई एनिमल्स है, कई स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसे कई पीरियड से, ऐसे कई टाइम से जो जिम्नोस्पर्म में वो अपने आप को सर्वाइव करते जा रहे हैं। और आज भी कई फेस पे जो हमने अभी देखा कि जो पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो कोनिफेयर्स है वो सभी के सभी जिम्नोस्पर्म्स है। तो जिंगो बायोलोबा चाइना में अवेलेबल है, वो भी एक जिम्नोस्पर्म है। तो ऐसी कई जगह पे जिम्नोस्पर्म आज भी अवेलेबल है, जो ऐसे कार्बन सिंक हमारे लिए बेनिफिशियल है और एज अ मेडिसिनल यूज़ भी हम उसका करते हैं, जो हमने अभी अभी देखा उसका यूज़, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म कंजर्वेशन की अगर तरीके से हम देखें तो उसने अपने आप को तो अभी तक सर्वाइव किया है,
बट अब उसके सामने और कई थ्रेट यहाँ पे मतलब फेस करने के लिए है। और वोलेमी पाइन की हम बात करते हैं, डिस्कवर्ड ओनली इन 1994, द लिविंग फॉसिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल कैन्यन, सर्वाइविंग ऑन द एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द चेंजिंग फायर रिडम्स। ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर साइकेड पोचिंग की बात करें, द साइकेडोफाइट रिप्रेजेंट द मोस्ट थ्रेटन्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट्स ग्लोबली। प्लांट ग्लोबली उसका एक थ्रेटन ग्रुप है। थ्रेटन यानी कि जो अभी एक्सटेंशन के नदी के जो, अगर उस पर अगर हमने उसका कंजर्वेशन नहीं किया तो वो शायद फ्यूचर में एक्सटिंग हो सकता है। ड्रीवन टूवर्ड द एक्सटेंशन बाय रेमपोर्ट इलीगल हार्वेस्टिंग फॉर द बोटनिकल ट्रेड। तो बोटनिकल ट्रेड के लिए उसका हमने जो यूज़ किया है, उसके इलीगल हार्वेस्टिंग की वजह से आज वो एक्सटेंशन के दायरे पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मोरल क्या है कि द आर्किटेक्चर ऑफ द सर्वाइवल दैट आउटस्टैंड द डायनासोर इज नाउ बीइंग टेस्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट। कि जिस प्लांट की जो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिन्होंने डायनासोर को तो टैकल कर लिया, डायनासोर से तो लड़ लिया, पर अब वो क्या ह्यूमन इम्पैक्ट से लड़ पाएंगे, क्या ह्यूमन इम्पैक्ट के सामने वो अपने आप को टेस्ट करेंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, वो एक देखने की बात है। ये एक कंक्लूजन है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जिम्नोस्पर्म की स्टडी की, वहाँ पे हमने उसका देखा कि उसका एम्ब्रायोलॉजी किस तरीके से है। ठीक है, फिर उसका मेडिसिनल पर्पस किस तरीके से, फिर उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, उसमें किस तरीके से और चेंजेस है, जैसे कि हमने जाइलम वेसल एलिमेंट की बात की, रूडिमेंट्री डबल फर्टिलाइजेशन की बात की। ठीक है, और भी जो हमने यहाँ पे उसका लाइफ साइकिल भी देखा, और जो भी चीज़ें हमने देखी जो पूरी की पूरी जिम्नोस्पर्म की है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने काम आएगा। ठीक है, तो ये बॉटनी सीरीज़ में मैं रख दूंगा। आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आप बने रहिए प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी के साथ। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको जो लेक्चर लेके आना है उसमें हम एंजियोस्पर्म पे डिस्कस करेंगे, जिससे जो हमारे बॉटनी की जो पूरी सीरीज़ है, आल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। उसके बाद बॉटनी के और कुछ टॉपिक जो हमें डील करने, एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी, उसमें हम बात करेंगे। फिर जो नॉर्मल बायोलॉजी के है, जहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, जीनेटिक्स है। ठीक है, उस सभी पे हम डिस्कस करेंगे, और जो भी इस चैनल पे दिया जाएगा उस सभी की पीडीएफ आपको प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स, ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और बने रहिए प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी के साथ। तो आपको जैसे ही सब्सक्राइब कीजिए इसे और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको भी इसके नोटिफिकेशन मिले लेक्चर्स के, और आप भी इसके स्टडी करके अपने स्टडी को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।